नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक के टेक्निकल दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो शुरुआत करेंगे मंथली चार्ट से। तो प्रीवियस चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक जो है 2007 का लिस्ट हुआ है, और यहाँ से ये स्टॉक जो है लंबे समय तक कंसिडरेशन में ही रहा है। 10 साल से ज़्यादा कंसिडरेशन में रहा, उसके बाद जाके इसने ब्रेकआउट दिया है। फिर यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट अपने कंसिडरेशन फेस का दिया, तो ये स्टॉक वापस से एक और कंसिडरेशन में आ गया, और यहाँ पे इसने थोड़ी रिकवरी चालू की, बट फिर कोविड क्रैश के कारण इसमें जो है ब्रेकडाउन था। फिर स्टॉक ने अपना ये वाला जो इसका हाई है 126 का, इसको ब्रेक किया है 2021 के अराउंड एंड में, जब पीएसयू सेक्टर में रैली आई है तो स्टॉक में भी अच्छी रैली देखने को मिली है। और अभी स्टॉक जो है अपने हाई से लगातार गिर रहा है, तो लगातार रेड कैंडल बना रहा है स्टॉक, यानी कि अभी करेक्शन जो है रिकवरी का कोई हमें साइन नहीं दिख रहा है। अभी पास में हमको कोई सपोर्ट लेवल भी नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे आप एक छोटा सा जो है स्टॉक का कंसिडरेशन फेज था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक जो है सपोर्ट बना सकते हैं 178 के अराउंड, यहाँ पे कंसिडर किया था। तो यहाँ तक भी स्टॉक गिरते हुए आ सकता है, बिकॉज हमें कोई पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं दिख रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे चलेंगे तो जब मार्केट में जब इस पीएसयू सेक्टर में रैली थी तब स्टॉक ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए, और लगातार हायर हाई लगाया स्टॉक ने। यहाँ पे डबल टॉप लगाया के फिर जब मार्केट में करेक्शन चालू हुआ है तो स्टॉक में भी करेक्शन चालू हो गया है, और यहाँ पे इसका इलेक्शन डे वाला जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है, और यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 258 का, जिसको अभी स्टॉक ने रिसेंटली ब्रेक कर दिया है। तो यानी कि अब स्टॉक में काफ़ी लंबा करेक्शन चल सकता है, और ये स्टॉक जो है अपने 178 के सपोर्ट तक आ सकता है। एंड 178 के सपोर्ट पे आएगा तो देखिए इसका अभी ईपीएस जो है अभी इसका 16.7 का ईपीएस चल रहा है, तो 180 पर आके यानी कि 10 के अराउंड ईपीएस चलेगा। जो और यहाँ तक आना मुश्किल नहीं है, बिकॉज काफ़ी पीएसयू कंपनीज का 10 के अराउंड ही जो है पी चल रहा है। तो 16 के पीएस के साथ 180 के प्राइस पे 10 के अराउंड जो है इसका पी आ सकता है। और साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी अभी थोड़े प्रॉब्लम्स है, तो अभी फ्रेश एंट्री की कोई सलाह नहीं है इस स्टॉक में। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं 180 के लेवल का, और 180 पे अगर आप इसको बाय करते हैं तो जो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है, एंड गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए और साथ में कुछ रेगुलेशंस भी है, इस वजह से कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है। लास्ट कुछ ईयर्स में जो है कंपनी का डिविडेंड पे आउट इंक्रीज हुआ है, तो अराउंड 11 रुपये का लास्ट टाइम, 11 से 12 रुपये का लास्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड पे किया था। इस बार 9 रुपये का कर रहे हैं, बिकॉज कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है कंपनी को, तो कैपेक्स भी करेंगे तो वहाँ से जो है कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो सकती है, और इवेंचुअली स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो सकता है। बट अगर डिविडेंड भी देते हैं तो डायरेक्ट इनकम के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो अगर आप 180 रुपये बाई करते हैं और ईयरली 11 रुपये का जो डिविडेंड मिलता है, और आगे इंक्रीज भी हो सकता है, तो 6 से 7% का जो है आपका डिविडेंड रेट आ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक के लिए। अब आगे हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कंपनी में। तो देखिए, अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ही कंपनी की जो सेल्स है वो बिल्कुल फ्लैट है, और इस फाइनेंशियल ईयर में जो है कंपनी की जो सेल्स है वो नेगेटिव भी हुई है। एंड जो ईयर पे जो इनका ओपीएम है, और ईयरली बेसिस पे आप देखिए जो 87 से घट के मार्जिन 85% आ गया है। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स हो रही है ये क्यों हो रही है, बिकॉज रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है। वो आरटीएम मॉडल के थ्रू जो है कंपनी को ऑर्डर्स मिलती है, और एक होता है टीबीसीबी यानी टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग, और एक होता है आरटीएम यानी कि रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म। तो जो आरटीएम होता है उसमें क्या होता है, जब कंपनी जब ऑर्डर लेती है तो उसके बाद उनको जब तक के लिए ऑर्डर मिलती है, तो जो टैरिफ वो डिसाइड करती है, जो प्राइस वो मतलब अर्न करेगी, जो कमीशन चार्ज करेगी, उसमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। एक तो इंटरेस्ट जो लोन लेके, एक तो 70%, क्योंकि जो आरटीएम रहता है उस प्रोजेक्ट में 70% लोन रहता है और 30% इक्विटी रहती है, और टीवीसीवी में 80% लोन और 20% इक्विटी रेशियो रहता है। तो जो आरटीएम है उसमें जो लोन लेती कंपनी, उस लोन पे इंटरेस्ट वो अपना इंक्लूड करके चलती है, और जो जो कमीशन वो चार्ज करती है, जो टैरिफ वो चार्ज करेगी आगे, और साथ में डेप्रिसिएशन अमाउंट भी जो हर साल रहता है वो भी लेके चलती है, और आरओई यानी कि जो 30% इक्विटी लगाई है उसके पर फेस्ट उनको आरओई मिलता रहता है 15% का। तो यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि जो हर साल इनको टैरिफ पे डेप्रिसिएशन मिलता रहता है, तो फिर वो 5 साल बाद रिवाइज भी होता है डाटा। तो जो डेप्रिसिएशन मिलता है उससे जब कंपनी ने लोन लिया होगा उस टाइम पे जिस अमाउंट पे उन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए जो एसेट्स बाय करे, जो एसेट वैल्यू है उसका जो लोन वैल्यू है, तो वो डेप्रिसिएशन मिलता रहता है, यानी कि वो लोन आपका रिकवर होता जा रहा है। अब लोन रिकवर होता जा रहा है तो लोन रिड्यूस हो रहा है, और जो लोन रिड्यूस हो रहा है तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जो टैरिफ में आपको लोन अमाउंट और जो डिप्रिसिएशन मिल रहा है वो रिड्यूस होता जाता है। तो धीरे धीरे उस आरटीएम मॉडल में जो है रेवेन्यू डिक्लाइन होता है, ये नेचुरल है इस आरटीएम मॉडल के लिए। टीबीसीपी में फिक्स्ड रहता है, वो पहले ही बिड करके चलते हैं कि 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और 35 साल में
जो इन्फ्लेशन वगैरह जो भी है उस चीज़ और जो भी चीज़ें हैं उनको अकाउंट करके चलते हैं और लोएस्ट बिडर को जो है ये प्रोजेक्ट मिलता है। बट आरटीएम मॉडल में नेचुरली रेवेन्यू डिक्लाइन होता है, इस वजह से इनका जो है रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है। अब इसको ऑफसेट करने के लिए कंपनी कंपनी को कैपिटलाइजेशन जो है वो अपना काफ़ी तेज़ स्पीड से करना पड़ेगा, वो भी जो है कंपनी कर रही है। अब 9th मंथ पीरियड में अगर आप देखेंगे जो 2025 का फर्स्ट 9 मंथ पीरियड है, उसमें जो इनका रेवेन्यू डिक्लाइन था वो 600 से 650 करोड़ के अराउंड हो सकता था। बट यहाँ पे जो नया कैपिटलाइजेशन हो रहा है, जिससे नए एसेट ऐड हो रहे हैं, उस एसेट में नए रेवेन्यू ऐड हो रहे हैं, जिससे जो इनका रेवेन्यू डिक्लाइन है वो अराउंड 300 करोड़ ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। बट यहाँ पे जो है रेवेन्यू फ्लैट है और प्रॉफिट जो मार्जिन पे प्रेशर है वो इसलिए क्योंकि एक तो इनको ये जॉइंट वेंचर है, वहाँ से इनको लॉस हुआ है। Q3 में उस जॉइंट वेंचर से 40 करोड़ का लॉस हुआ है और 9 मंथ पीरियड में टोटल 140 करोड़ का लॉस हुआ है। और साथ में जो O&M एक्सपेंस रहते हैं यानी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस रहते हैं, तो वो एक बेस ईयर पे डिसाइड होते हैं और फिर उसके बाद एसिलेट करते जाते हैं, हर साल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है उसमें कंपनी को जो है सैलरी हाइक्स करनी है या इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये गवर्नमेंट जो है शेड्यूल करती है। तो यहाँ पे ये जो हर साल जो इंक्रीज होता है O&M एक्सपेंस वो 5.1% से होता था, अभी जो है गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया तो 5.86% हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस में। और यहाँ पे जो टीवीसीवी मॉडल जो होते हैं उसमें कंपनी बाद में जो प्रोजेक्ट लेने के बाद में डिसाइड नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती प्राइस को, फिक्स्ड प्राइस रहते हैं स्टार्टिंग में जो बिड करते हैं उसी से वही उनको जो है फिक्स्ड कमीशन मिलता रहता है। तो यहाँ पे इस वजह से जो है O&M एक्सपेंस को जो है कंपनी जो बढ़ा हुआ जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस जो एक्सपेंस है उसको खुद पे करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो है इन दो रीजंस की वजह से अभी इस क्वार्टर में जो है और इसके जो मार्जिन है वो कम हुए और रेवेन्यू डिक्लाइन का हमने डिस्कस किया कि क्यों कम हुए। बट जो हमारा पैट रहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कंपनी का स्टेबल रहेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग फेज में होती है कंपनी, तो जो कंपनी आरटीएम मॉडल पे जो बिड्स करती है ना उनको उनकी जो एसेट वैल्यूज होती है वो 12 से 13 साल में रिकवर कर लेती है। तो जो लोन वैल्यू रहती है उस पर जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वैल्यू कंपनी टैरिफ में मिला के ले रही है वो उस टाइम पे पे कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वैल्यू कंपनी को खुद भी कम पे करनी पड़ी है, इसलिए रेवेन्यू में भी वो कम हो जाती है। बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहता है, जो 30% उन्होंने इक्विटी लगाई है उस पर 15% का जो रिटर्न है वो हमेशा फिक्स रहता है। इसलिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो इनिशियल टाइम पे भी फिक्स रहेगा और उसके बाद में फिक्स रहेगा। बाकी जो है बाकी जो अदर मॉडल्स होंगे जो उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा जो फ्लक्चुएशन होती है। इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू यहाँ पे डिक्लाइन होने के बाद में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है नेट प्रॉफिट वो काफ़ी हद तक स्टेबल ही है। तो बट एज एन इन्वेस्टर हमें स्टेबल प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें ग्रोइंग प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रॉफिट्स है उसकी वैल्यूएशन मार्केट जो है इसके स्टॉक को ऑलरेडी दे चुका है। अब अगर प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगी तो स्टॉक डिक्लाइन होगा या तो कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए कंपनी को अपने रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है, तभी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या है कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा नए एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं और जो इनके एसेट जो इनके कॉन्ट्रैक्ट मेचर हो रहे हैं उनसे ज़्यादा स्पीड से नए कॉन्ट्रैक्ट लाने होंगे कंपनी को। अब यहाँ पे कंपनी को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जो ट्रांसफॉर्मर्स और स्विच गियर्स रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा इनको सप्लाई चेन का इशू हो रहा है, जिस वजह से कुछ प्रोजेक्ट जो है इनके वो 1-2 साल के लिए डिले हो गए। तो अभी उसके लिए क्या कर रही है कंपनी की बल्क में बाइंग कर रही है इन चीज़ों की, ताकि आगे इनको जो फ्यूचर में ऑर्डर मिले और जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, तो बल्क में बाइंग कर रही है। और दूसरा प्रॉब्लम है राइट ऑफ वे का, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन्स कंपनी लगाती है तो उसमें जिसकी ज़मीन है या तो किसी खेत वगैरह में अगर वो लगाना है तो उसके लिए वहाँ के ऑनर से जो है जो फार्मर है या जो लैंडलॉर्ड है उससे परमिशन लेनी होगी। अब अगर वो परमिशन नहीं देता है या ज़्यादा कॉम्पनसेशन चार्ज करता है मांगता है तो यहाँ पे राइट ऑफ वे का इशू होता है, जिससे कंपनी अभी तो यहाँ पे थोड़ा चैलेंज है, इससे रिलेटेड डील कर रही है कंपनी। और कंपनी ने अभी एक ऑर्डर इनको पहले मिला था जो कि 3,700 करोड़ का मिला था राजस्थान में, बट वो बाद में अडानी को मिल गया 3,500 करोड़ का, और वो जो ऑर्डर का जो टोटल वैल्यू फाइनल वैल्यू था वो आगे चल के डबल भी हो गया। तो यहाँ पे कंपनी को एक मेजर ऑर्डर लॉस भी हुआ है। एंड अगर आप प्रेजेंटेशन देखते हैं तो अभी 1.43 लाख करोड़ का इनके पास काम है, तो ये 3 से 4 साल तक का आराम से इनके पास वर्क अभी से मौजूद है और आगे भी काफ़ी अच्छी पाइपलाइन है कंपनी के लिए। 2025 का जो कैपिटलाइजेशन है वो इनका टारगेट 18,000 करोड़ का है। तो जो 10,000 करोड़ है वो Q4 में कंप्लीट होगा, तो टोटल 2025 के एंड तक 18,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी ये करती है कि मोस्टली टाइम जो Q4 रहता है वहाँ पे इनके मोस्टली जो कैपेक्स होता है वो कंप्लीट होता है।
फिर उसके बाद 2026 के लिए कैपेक्स टारगेट है 28,000 करोड़ का और कैपिटलाइजेशन है 30,000 करोड़ का। तो इसमें फ़र्क क्या है कि कैपेक्स का मतलब जो पैसा कंपनी ने इन्फ्यूज़ किया है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, और तो वो हो गया कैपेक्स, और जो पैसा जो कैपेक्स यूज़ हो चुका है और वो एसेट बन चुकी है, वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ऑपरेटिंग है, तो वो होता है कैपिटलाइजेशन। तो फिर उसके बाद 2027 में कैपेक्स 35,000 और कैपिटलाइजेशन 35,000 का जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 2027 में जाके जो कैपेक्स और कैपिटलाइजेशन है, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड से जो है नए एसेट बना पाएगी। जब नए एसेट होंगे तभी रेवेन्यू आएगा, तो इन चीज़ों में टाइम लगेगा। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री इस स्टॉक में अवॉइड करिए, फाइनेंशियल इंप्रूव होने का थोड़ा वेट करिए, या फिर स्टॉक का जो आपने यहाँ पे सपोर्ट देखा है 177 का, वहाँ तक आने का इसका वेट करिए। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। सो लार्ज कैप कंपनी है, 2,33,724 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 15 का है, इंडस्ट्री पी 28 का है, अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक, 13 का आर है और 19 का आर है, बुक वैल्यू 2.5 की है एंड 1.3 का डेट है। सो डेट कॉमन है इस टाइप की कंपनीज में, जो ऐसा जिनका ट्रांसमिशन से रिलेटेड बिजनेस है, बिकॉज जो डेट होता है उसको वो अपने जो बिडिंग में जो डालते हैं, या जो भी रेगुलेटरी टैरिफ इनको मिलता है उसमें जो है मिल जाता है जो इनका डेट होता है पूरा। तो यहाँ पे कैपेक्स के लिए कंपनी को डेट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे बाकी कंपनीज की तरह नहीं है, जो कंपनीज उन कंपनीज की तरह नहीं है जो कंपनीज लाइक प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके लिए जो है डेट लेती है, तो उनका जो डिपेंडेंसी होती है वो उनके प्रोडक्ट सेलिंग पे होती है, कि प्रोडक्ट सेल होगा तभी उनका डेट रिकवर हो पाएगा। बट यहाँ पे जो है कंपनी जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती है, तो वहीं पे जो टैरिफ जो बिडिंग करती है, और DBCB मॉडल में बिडिंग में डिसाइडेड रहता है पूरा जो इनका डेट रहता है, जो लोन अमाउंट रहता है, और RTM मॉडल पे भी जो है वो डिसाइडेड रहता है, सो रेगुलेटेड रहता है। यहाँ पे डेट का कोई इशू नहीं है। नॉर्मली इन कंपनीज पे डेट लगातार इनके जो है रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, बट अभी 2 साल से फ्लैट रेवेन्यू और TTM में भी रेवेन्यू जो है डिक्रीज हुए हैं। और डिविडेंड के लिए आप देख सकते हैं स्टॉक को काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। और इन्वेस्टर्स में 51% प्रोमोटर्स है, FIS 28%, EIS 16% और 3% पब्लिक है, यानी कि पब्लिक के पास बिल्कुल भी माल नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, बिकॉज रिटेलर्स के पास काफ़ी ज़्यादा कम होल्डिंग है। बस जो थोड़ी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है उनका आप सॉल्व होने का वेट करिए, या फिर स्टॉक में जितना करेक्शन होना है अभी होने दीजिए, बिकॉज अभी स्टॉक जो है लगातार लोअर लो लगा रहा है, हमें नहीं पता है कि कब जाके ये स्टॉक जो है रुकेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।